चलें जी, अब आज के यानी कि 13 अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स डेवलपमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ थी। सबसे पहले तो ये था कि इंडिया में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया है और आइदर मर्डर करके रेप किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया में अनरेस्ट देखा जा रहा है, स्ट्राइक्स की जा रही हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। आइदर जो उनसे ना CBI को उनका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर जो भी है फास्ट ट्रैक इंक्वायरी की जाए इस बारे में, और जो कल्प्रिट है उसे जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। एक अदर लड़का अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन वो जो उनसे ना अभी कंफर्म नहीं है कि इफ़ ही इज़ द मर्डर और नॉट, तो इसलिए मैं नेम नहीं कर रहा उसको। उसके अलावा इंडिया में ये जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें काफ़ी सारा अनरेस्ट रहता है। आपको पता ही है, मणिपुर का आपको पता है कि उसमें भी अनरेस्ट चल रहा है, वायलेंस फुल फ्लैज चल रहा है। तो ये एक आर्टिकल मुझे नज़र आया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन करता हुआ, तो मैंने कंक्लूड कर दूँ। बाकी आपको पता है इंडिया में जो ये है पंजाब वाली साइड पे जो अनरेस्ट रहता है अक्सर, और ये इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पे जो अनरेस्ट रहता है वो भी आपको पता है। तो ये जो नेबर्स होते हैं उनके अनरेस्ट और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कवर करके देखना इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि जो इनमें अनरेस्ट होता है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान में जो अनरेस्ट है या था, उसके से हमें कितना प्रॉब्लम देखना पड़ा है। ठीक है, अभी देखें टेररिस्ट वाला मामला जो हमें देखना पड़ रहा है, अफ़गान तालिबान की वजह से रिफ्यूजीज़ देखने पड़े हमें, इतने बड़े रिफ्यूजी का लोड हमने उठाया हुआ है। वो सारे प्रॉब्लम्स ना फिर नेबर को फेस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बांग्लादेश है, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट है तो रिफ्यूजीज़ जा सकते हैं इंडिया में। ऐसे यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार के बारे में आगे एक तो न्यूज़ है, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही है। ये देखिए म्यांमार है, म्यांमार में बेसिकली ना काफ़ी टाइम से सिविल वॉर की सिचुएशन है। बेसिकली वहाँ पे अभी राइट नाउ वहाँ पे मिलिट्री coup है, मिलिट्री रजीम है वहाँ पे। इसके बावजूद भी बहुत सारी अदर मिलिट्रीज छोटी छोटी ग्रुप्स बन के ना वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। और इस बीच जो मेन पार्टी पिस रही है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। उनसे वो स्टेटलेस हैं फ़िलहाल, उनसे उनकी नेशनलिटी भी छीन ली गई है, तो उन पर काफ़ी तशद्दुद किए जा रहे हैं। रिसेंटली उन पर ड्रोन अटैक किया गया है जिसमें काफ़ी सारी कैजुअल्टीज़ देखने को मिली हैं। उसके अलावा जब ज़ाहिर सी बात है उन पर ड्रोन अटैक किया गया है, वो भागने की कोशिश करेंगे और रिफ्यूज सीख करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें बांग्लादेश में जाकर रिफ्यूज सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें कितनी बुरी सिचुएशन होगी वहाँ पे कि बांग्लादेश जैसी कंट्री जिसके अपने हालात इस टाइम पे इतने ख़राब हैं, वहाँ पे वो रिफ्यूज सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ बांग्लादेश के लोग खुद अभी फ़िलहाल रिफ्यूज सीख करने की कोशिश इंडिया में कर रहे हैं, म्यांमार के लोग बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो ये है, बांग्लादेश में पहले भी काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ रहते हैं म्यांमार के, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। रिफ्यूजी कैंप है बहुत बड़े बांग्लादेश में, इंडिया में भी रहते हैं काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़, और पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख रोहिंग्या रहते हैं। तो ये जो ना सऊदीया में रहते हैं, तो ये जो ना एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन चाहिए। बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ थी। बांग्लादेश में ये जो 1971 वॉर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की थी, जिसमें इन्होंने सो कॉल्ड लिबरेशन हासिल की थी, जिससे कुछ साल बाद इनके जो सो कॉल्ड फाउंडिंग फादर हैं उनको असैसिनेट भी कर दिया गया था मिलिट्री coup लगा के। खैर, तो ये 1971 वॉर से रिलेटेड कुछ इनके स्टैचूज़ थे। ये एक बड़ा आइकॉनिक स्टैचू था या है, इसके बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये डिमोलिश किया गया या नहीं किया गया। ये पाकिस्तानी लीड कर रहे थे आर्मी को और ये इंडिया की तरफ से थे। ठीक है, तो इन्होंने सरेंडर किया था, ये उसका स्टैचू है। रिपोर्ट्स थी कि ये डिमोलिश कर दिया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट्स अभी तक कंफर्म नहीं है कि आइदर डिमोलिश किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ये एक वैसे स्टैचू है जिसमें इन्होंने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स दिखाए हुए हैं और ये बांग्लादेशी पीपल दिखाए हुए हैं और ये तशद्दुद कर रहे हैं इन पर, जिसकी कोई ख़ास रिपोर्ट्स अवेलेबल तो नहीं है। पाकिस्तानी साइड इसको कम्प्लीटली डिनाई करती है कि सिविलियंस पे हमने कोई जुल्म नहीं किए, जो कि इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड बात है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स, इंडिया तो कम्प्लीटली और बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं कि 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने काफ़ी सारे जुल्म किए हैं, और इवन 1971 जेनोसाइड तक का नाम देने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट जो किया था उससे रिलेट करके। खैर, तो ये स्टैचूज डिवाइड किए गए हैं। रिसेंट टाइम में तो ये देखने को मिला है 10-12 साल से कि जो बांग्लादेश कॉमन सिटीज़न हैं उनके दिल में जो पाकिस्तान की तरफ सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो हमने रिसेंटली देखा है जब पाकिस्तान और इंडिया का एक T20 मैच हुआ था
तकरीबन 2021 में इंडिया में, तो बांग्लादेश की तरफ से जितने सारे स्पेक्टेटर्स थे मोस्टली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करे थे, और पाकिस्तान की टीम जब लैंड की थी उसको वेलकम करने के लिए बांग्लादेशी स्पेक्टेटर्स ने काफ़ी जोश व खरोश दिखाया था, विच शोज़ कि उनके दिल में पॉजिटिव सेंटिमेंट है टुवर्ड पाकिस्तान, वेयर एज़ इंडिया के ख़िलाफ़ उनके दिल में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्म्ड है, तो वो हज़ार बातें पढ़ लेते हैं जो सच्ची होती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो सेंटिमेंट बिल्ड कर लेते हैं। बाकी बांग्लादेश का इस दफ़ा चांस था कि वो वुमेन T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, तो अभी बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने एडवाइजरीज जारी की हुई हैं कि जनाब अपनी सिटीजन के लिए एडवाइजरीज जारी की हुई हैं कि जनाब आपने नहीं जाना बांग्लादेश, तो इस ऐसे चांसेस थे कि वो इनसे ये होस्टिंग राइट्स ले ली जाए। तो बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन गया कि जनाब ये ऐसे करें कि हमें ये होस्ट करने दें, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये जो XPM है शेख हसीना, इनके क्लेम्स को जवाब देते हुए यूएस ने ये कहा है कि ये सिंपली फॉल्स क्लेम्स हैं कि यूएस का कोई भी रोल था इनके रजीम को टॉपल करने में, ये था। इसके अलावा बांग्लादेश की कोर्ट ने XPM यानी कि फॉर्मर PM शेख हसीना और उसके अलावा तकरीबन 6 टॉप ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ एक केस जो प्रोब स्टार्ट किया है मर्डर के केस में, ठीक है, मर्डर में एक्यूज़ किया गया इनको, ये केस स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा जो हमारे नए अपॉइंटेड बांग्लादेश के हेड हैं यूनुस साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना को एक्सट्राडाइट करके बांग्लादेश लाने की भी कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा जो उनसे बांग्लादेश के जो फ़िलहाल लीडिंग पर्सन है मोहम्मद यूनुस साहब, इनके ख़िलाफ़ बांग्लादेश में एक केस चल रहा था करप्शन का, सही है, तो वो भी केस ख़त्म कर दिया गया है बांग्लादेश की कोर्ट्स की तरफ से। मालदीव से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, एक ही न्यूज़ थी बेसिकली कि मालदीव ने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक ना इंडिया को दिया, तकरीबन 28 आइलैंड्स के अंदर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उसमें चाइना भी कम्पीट कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने वो प्रोजेक्ट इंडिया को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया, वो वाला जो इंडिया के लिए एक बिग विन है। हालांकि ये जो मोहम्मद मीसू हैं ये पूरी की पूरी कैंपेन ये करके आए थे, इंडिया आउट नाम से इन्होंने कैंपेन चलाई थी और ये इलेक्शन जीते थे। मालदीव्स में भी इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया को ये प्रोजेक्ट दे दिया। टर्की और पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ थी, बेसिकली टर्की से रिलेटेड न्यूज़ थी, वो ये है कि टर्की ने ना कुछ टाइम पहले रशिया से S-400 ख़रीदे थे, जो डिफेंस के होते हैं। S-400 यहाँ पे पिक्चर होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी वजह से फिर जो अमेरिका है वो नाराज़ हो गया था, और टर्की ना अमेरिका के F-35 के प्रोग्राम का ही पार्ट था, तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के F-35 के पार्ट से निकाल दिया था, ठीक है। ये S-400 होता है, एयर डिफेंस का सिस्टम होता है, ये एक बैटरी है उसकी, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, तो F-35 के प्रोग्राम से निकाल दिया था, जिसकी वजह से फिर टर्की ने ये जो इंपोर्ट किए थे रशिया से, टर्की ने इसको यूज़ नहीं किया था, इसको अपने पास ही रखा हुआ था। लेकिन अब टर्की के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, उनका ये प्लान है कि हमें यूज़ तो किया नहीं, तो हम इसको वापस रीसेल कर देंगे किसी थर्ड कंट्री को, ताकि जो उनसे ना अमेरिका को अपीज़ किया जा सके। तो वो थर्ड कंट्री या तो इंडिया हो सकती है या पाकिस्तान हो सकती है। पाकिस्तान को चाहिए ले लें, बिकॉज टर्की काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे देगा, और इंडिया के वैसे भी टर्की के साथ रिलेशन कोई ख़ास अच्छे है नहीं है, तो पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा फिजिबल बायर हो सकता है इन केस ऑफ पाकिस्तान कैन अफोर्ड, क्योंकि हमारी इकनॉमिक कंडीशन भी बहुत कोई ख़ास अच्छी तो है नहीं है, आपको पता ही है। बाकी टर्की का ये था कि टर्की ने ये सोचा कि टॉप हमारे जो फाइटर जेट है F-35 जैसे वो अमेरिका से मिल जाएंगे। टर्की अपना भी एक स्टेल्थ बना रहा है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिहाज से जो एयर डिफेंस है उसके लिए S-400 ख़रीद लेते हैं रशिया से, क्योंकि इंडिया ने भी ख़रीदा था, इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे थे, जो कि उनका ये स्पेकुलेशन थोड़ी नेगेटिव चली गई कि इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगे और टर्की पे लग गए, सही है। तो ये सीन था कि पाकिस्तान बाई कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, अब वो ऑफ़र करें तो फिर। जापान से न्यूज़ थी, जापान ने अपना वेरी फर्स्ट मेगा अर्थक्वेक अलर्ट जारी किया था कुछ टाइम पहले, तकरीबन 5-6 दिन हो गए इस बात को, लेकिन मैंने आज देखा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए।
उसके अलावा टेक से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि रिसेंटली जो एक्स है, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, उस पर ट्रम्प और एलन मस्क एक पॉडकास्ट करने वाले थे, जिसकी वजह से उस पर साइबर अटैक किया गया। साइबर अटैक का नाम ये DDoS अटैक था, सही है। और एलन मस्क ने कहा ये ईरानियन ग्रुप्स ने ये साइबर अटैक किया है। सही है। DDoS आपने याद रखना कि MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी हमारे पास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पास है ना। ये क्या आ जाता है यार बार बार। अच्छा, हम थे क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ पे। जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में हालांकि होती है बहुत ज़्यादा सर्दी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हीट वेव देखी जा रही है। हीट वेव ऐसी देखी जा रही है कि वहाँ पे जितनी सर्दी होनी चाहिए उससे कम सर्दी है। तो ये तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर है। -26, सही है। मैं भी कहूँ 26 कैसे हो सकता है, 26 तो गर्मी हो जाएगी। अच्छा, -26 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे तकरीबन, जो कि उधर के लिहाज से काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है। ठंडा नहीं, गर्म टेम्परेचर है। उसके अलावा हमारे पास ये आ गया वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग। आपको इसका नाम पता होना चाहिए सबसे पहले तो। A23A है। ये पहले A23 एक आइसबर्ग था, उससे टूट के ये A23A बना था। आइसबर्ग क्या चीज़ होती है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आइसबर्ग ग्लेशियर से टूटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्पिन कर रहा है फ़िलहाल ओशन में, तो स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन आप इसको कहीं कोट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइसबर्ग टूट रहे हैं, और आइसबर्ग में से भी आइसबर्ग टूट रहे हैं, और जो सा वो डिफरेंट टाइप के सिनारियोज़ देखने को मिल रहे हैं हमें। जैसे ये देखें, हीट वेव देखने को मिल रही है अंटार्कटिका में, जहाँ पे आपको पता है पेंगुइन्स वगैरह इस टाइप की स्पीशीज़ रहती हैं। ये देखें पेंगुइन्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हाँ, ये आइसबर्ग्स और इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही इदारा है, US नेशनल आइस सेंटर कहते हैं उसको। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी एक मैंग्रोव्स फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स के नाम से रिपोर्ट आई है 2024 की। ये हर साल आती है। इसमें ट्रैक करते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, या क्या हम ऐसे इक़दाम उठा सकते हैं जिससे इनको कम होना हम रोक सकें या बढ़ा सकें या प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा असासा है हमारा दुनिया का क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के लिए। तो ये आपने अब रीड तो नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी हो जाती है, और मैं अगर डिटेल में जाऊँगा वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इससे बेहतर आप सिर्फ ये नाम याद रखें, और कहीं अगर आपने आंसर राइटिंग वगैरह में कोट करना हो तो वो याद रखें। उसके अलावा दैट्स ऑल फॉर द डे। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर।